नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यह पेपर वर्ष 2018 का है। अगर आपको सीटेट के एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ पास होना है, उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करना अति आवश्यक है। तभी आप सीटेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपके सोशल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुख्य तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जो कि 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछे जाते हैं। आइएगा इस क्लास को शुरू करते हैं। आपको मैं बेहतरीन ढंग से हर क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा और क्वेश्चन से जुड़े जो प्रमुख पॉइंट रहेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेंगे, उन सभी पॉइंट को भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा वायु दिशा। वायु दिशा कह लो या पवन की दिशा। पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? कौन सा यहाँ पर राइट जवाब होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होगा बाह्य मंडल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्मोस्फीयर इसका राइट जवाब होगा। आपको वायुमंडल की परत जो होती हैं वो मुख्य तौर पर 5 होती हैं। उनके बारे में आपको जानकारी होनी अति आवश्यक है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन वायुमंडल टॉपिक से भी 1 या 2 पूछे जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, सबसे पहले आपको मालूम होगी 5 परत होती हैं। पहली परत आपकी होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, आंधी तूफान ओला कोहरा कटना, यानी कि सब कुछ, बारिश, ठीक है, सब कुछ आपकी मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर औसत 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। बस आपको क्षोभ मंडल के बारे में इतना ही जानना था। अब मैं बात करता हूं समताप मंडल, जो कि दूसरी परत होती है क्रम के अनुसार। समताप मंडल में मौसम संबंधित किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। इसको कहते हैं ओजोन मंडल या ओजोन परत, यानी कि इसमें ओजोन गैस आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। आगे बात करूं मैं किसकी? मध्य मंडल की। किसकी? जो आपका मध्य मंडल है ये अति महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर औसत मानी गई है। ठीक है, जो आपका मध्य मंडल होता है इसमें एक चीज बहुत प्रमुख है, वो आपकी है उल्का पिंड वाली। उल्का पिंड जो होता है वो जल जाता है। क्या होता है? उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। नोट कर लीजिएगा, जल जाता है। बस इतना आपको यहाँ पर समझना था। और बाह्य मंडल इसका राइट आंसर होगा, जिसमें क्या होता है? रेडियो की जो तरंगे हैं वो संचरण करने में मदद करती हैं। बहिर्मंडल में तमाम प्रकार की गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम तैरती रहती हैं तरल मात्रा में। आइए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। राइट जवाब यहाँ पर आपका क्या था? बाह्य मंडल, रेडियो संचरण तरंगों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए, यानी कि आपको नीचे से ऊपर की ओर पहचानना है। आपको मालूम होगा कि जो पृथ्वी की परतें होती हैं वो मुख्य तौर पर 3 परतें होती हैं। पहली जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं? ऊपरी परत आपकी परपटी हो जाएगी। उसके बाद आपकी होगी मेंटल, यहाँ पर आपकी हो जाएगी मेंटल, और उसके नीचे आपकी हो जाएगी क्रोड। क्रोड के 2 भाग होते हैं, आंतरिक और बाहरीतम, यानी कि आंतरिक सबसे नीचे हो जाएगी और बाहरीतम उसके बाद में आ जाएगी। यहाँ पर ठीक विपरीत पूछा गया है। ठीक है, तो विपरीत यहाँ पर सबसे नीचे से आपको ऊपर के क्रम में यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? यहाँ पर आंतरिक क्रोड आएगी। कौन सी आएगी? यहाँ पर आपकी आ जाएगी आंतरिक क्रोड, उसके बाद बाहरी क्रोड, और फिर आपकी मेंटल और परपटी। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन जो 4 है, वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समझ लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए क्या दर्शाता है। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जो कि कैसी स्थिति में है? एक समकोण की स्थिति में है। कैसी? समकोण की स्थिति में है। समकोण की स्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लघु ज्वार भाटा। क्या कहा जाता है? लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है
और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है। जो नदी होती है जब मैदान में प्रवेश करती है तब इस प्रकार की मोड़ें पड़ जाती हैं, इसी को कहते हैं, आपको यहाँ पर सर्प की जो आकृति यहाँ पर दिख रही होगी, इसी को कहते हैं विसर्प, यानी इसको सर्पाकार भी कहते हैं और विसर्प की आकृति भी कहते हैं, क्योंकि ये आकृति में इस प्रकार से मुड़ जाती है जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसी को कहते हैं विसर्प। राइट जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़ा, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? कौन सा होगा? वायुमार्ग उपयोगी होगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहा गया है? अधिकांश दुर्गम क्षेत्र जैसे कि पहाड़ हो गए, जहां पर भूकंप आ गया है, ऐसे में वहां पर आपके जो ट्रेन है वो वहां पर जा नहीं पाएगी, गाड़ी आपकी जा नहीं पाएंगी, तो कौन सा यातायात का साधन वहां पर उपयोगी साबित होगा? आपका वायुमार्ग साबित होगा। वहां पर भोजन, जल, कपड़े सब कुछ पहुंचाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वायुमार्ग के द्वारा ही। आइए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आ चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित होती है। किससे? मानव की जो जनसंख्या है उससे संबंधित होती है, वो आपकी जनसांख्यिकी कहलाती है। जो आपकी जनसांख्यिकी है ये मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाएगी। किसके अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत यही आपकी आ जाती है जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। राइट कथन कही गई है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है जो कि पूरब में पड़ता है, जबकि दक्षिण में है आपका गुजरात। इन दोनों के समय में कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे का अंतर पड़ता है। बिल्कुल राइट कथन कहा गया है। कारण बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। बिल्कुल स्थित है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका कारण नहीं है। कथन दोनों ठीक है परंतु कारण इसका नहीं होगा। तो राइट जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? राइट जवाब यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर 2। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके संसाधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 8th की ज्योग्राफी के पहले ही चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कैसा स्रोत? गैर परंपरागत स्रोत की यहाँ पर बात की गई है। ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। राइट जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। कैसे होगा? गैर परंपरागत क्या होता है और परंपरागत क्या होता है, नवीकरण क्या होता है, अनवीकरण क्या होता है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, बस आप केवल सुनते चलिएगा। गैर परंपरागत की बात की गई। गैर परंपरागत नोट कर लीजिएगा, ऐसे स्रोत जिनको नवीकरण कह लो। क्या कह लो? नवीकरण स्रोत कह लो। ठीक है, जो समाप्त नहीं होते हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, ऐसे स्रोत गैर परंपरागत स्रोत या नवीकरण स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, बिजली आपकी हो गई जो कि सोलर सिस्टम से जो उत्पादित की जाती है, पवन चक्कियां आपकी हो गई। ठीक है, ये सब आपके जो जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी जो ऊर्जाएं हैं वो आपकी गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाएंगी। और बाकी यहाँ पर कोयला ये समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगी आपकी, ईंधन भी हो जाएगी समाप्त। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी आपके अनवीकरण स्रोत हैं, यानी कि ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है इसलिए। सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर या पीसी कल्चर। राइट आंसर होगा यहाँ पर पीसी कल्चर। मछलियों के जो पालन या उनका जो प्रजनन कहलाता है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में, क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों का उत्पादन शहतूत के वृक्ष पर, यानी कि रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम का उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। विटीकल्चर, चलिए विटीकल्चर यहाँ पर लिख लीजिए, अंगूर की खेती,
या द्राक्षा इसको भी बोलते हैं, द्राक्षा की कृषि या अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। हार्टिकल्चर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सब्जी वाली खेती। कैसी? उद्यान वाली खेती हो गई, सब्जी उगाने वाली खेती हो गई, उसको कहते हैं हार्टिकल्चर। चलिए यहाँ पर राइट आंसर पीसीकल्चर हो चुका है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। स्थल का एक संकरा भाग क्या है? स्थल का एक संकरा भाग दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। कैसे भागों को? स्थलीय भाग की यहाँ पर बात की गई, स्थल के भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको कहते हैं स्थल संधि। जल संधि किसको कहेंगे? जो जल वाले भाग को जोड़ती है उसे जल संधि कहेंगे। जैसे भारत की मैं बात कर लूं, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। राइट आंसर स्थल संधि यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? छोटा तो आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बड़ा आपका यहाँ पर एशिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतिहास भी सम्मिलित है आपके उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 की यहाँ पर बात की गई है। भूगोल भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, परंतु मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं है, गलत हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र भी सम्मिलित है, लेकिन समाज शास्त्र इसमें सम्मिलित नहीं है, गलत हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र ये सभी चीजें इसमें सम्मिलित हैं, जो कि यहाँ पर राइट आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, और समाज शास्त्र आपका इसमें सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? विरोधाभासी आपसे पूछा है, जो कि पेडागोजी का यहाँ पर क्वेश्चन है। व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। राइट आंसर यहाँ से विरोधाभासी जो आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ व्याख्यानात्मक शिक्षण यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों को आप व्याख्या करके नहीं समझाएंगे। आगे यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, कहता है दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बिल्कुल देती है। जो आलोचनात्मक जो होती है वो सोच के धारणाओं के निर्माण में भी सहायक है और विचार के अनुप्रयोग और विस्तार को भी बढ़ावा प्रदान करती है। कौन? आलोचनात्मक सोच। आगे कहा गया है यह तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। नहीं शब्द यहाँ पर जुड़ गया है, इस कारण यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, बल्कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर ए सही होगा, बी गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मीट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग का एकत्रित आंकड़े। यहाँ से आप सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा। अनुभवजन्य, अनुभव करके प्राप्त जो साक्ष्य होते हैं वही आपके अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। कहने का मतलब है इंद्रियां, यानी कि इंद्रियां ही आपके अनुभव करती हैं। ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से या अनुभव के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं? किसमें होंगी उपयुक्त? इतिहास में, अर्थशास्त्र में, भूगोल में या राजनीतिक विज्ञान में? ठीक है, यहाँ से पूछा है भौतिक जो विशेषताओं के जो मॉडल हैं या प्रतिकृतियां किस शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त यहाँ पर होंगी? वो जो होंगी ये भूगोल में लिए उपयोगी साबित होंगी। भूगोल में भौतिक विशेषताओं बताने के लिए मॉडल या प्रतिकृतियों की जरूरत पड़ती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हो जाएगा, भूगोल। अगला क्वेश्चन, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या प्राथमिक और तृतीय दोनों प्रकार का है? ठीक है, स्थानीय जो समाचार पत्र है उससे मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार का स्रोत यहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, कैसा स्रोत है? द्वितीयक स्रोत है। अगला क्वेश्चन, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ठीक है,
जो कैसे क्षमता वाले विद्यार्थी हैं, अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं, वो जो हैं अन्य विद्यार्थियों के साथ कैसे सीखते हैं, अनन्य से सीखेंगे या विशेष से या समावेशी से या आधुनिक से। साधारण सी बात है, समावेशी यानी कि सभी छात्र मिलजुल कर एक साथ एक कक्षा में सभी छात्र मिलजुल कर समझेंगे, चाहे अक्षमता वाला हो चाहे क्षमता वाला हो। राइट जवाब यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, समावेशी, जो कि पेडागोजी का यह क्वेश्चन था। आगे यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने यह कथन कहा था। राइट जवाब यहाँ पर जो आपका होगा वो यहाँ पर हो जाएगा जे प्याजे, जो जीन प्याजे थे उन्हीं का यह कथन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पेडागोजी की ये क्वेश्चन है, इसके बाद आपको कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षक को, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं देनी चाहिए, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। क्या करेंगे शिक्षक सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 52, कहता है कि एक आत्मनिर्देशित या आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका कहेंगे इसको आलोचनात्मक सोच। अब आप जान पाएंगे कि आलोचनात्मक सोच क्या होती है, उसी की यहाँ पर परिभाषा दे दी गई है। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो कि उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। ठीक है, उसको कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आ चुके हैं आपके कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं। आपके जो अजंता की गुफा है वहाँ पर शैल चित्रकला के जो आपकी सामग्री प्राप्त हुई है उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका जो रंग है भाई साहब वो पौधों और खनिज के रंग, उस टाइम आपके पौधों के रंग और खनिज के रंग ही प्रचलित थे। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां थी वो किस पर लिखी जाती थी, वो लिखी जाती थी ताड़ पत्रों पर। कौन से ताड़ पत्रों पर, भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल थी, भुर्ज नामक जो पेड़ हुआ करता था उसकी जो छाल हुआ करती थी उसी के छाल पर आपकी ताड़पत्र यानी कि पुरानी पांडुलिपियां लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मानव इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, वो आपकी होगी यहाँ पर सबसे लंबी पुरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसी में ही मानो कि 99% यानी कि 99% सर्वाधिक घटनाएं घटित हुई हैं इसी काल में, पूरा पाषाण काल में ही। अगला क्वेश्चन 56, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए, सही आंसर आपको बताना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है, बिल्कुल राइट बात कही गई है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए गए हैं, बिल्कुल राइट। ठीक है, जो आपका बोलन दर्रे के पास में पड़ता है उपजाऊ मैदान मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से खेती और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं और आपके मेहरगढ़ से मृतकों को दफनाने के भी साक्ष्य मिले, किसके, दफनाने के भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे, दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो आपका मेहरगढ़ वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसके दूसरे चैप्टर से ही डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए। ठीक है, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर जो हैं वो ज़्यादा संख्या में मिले हैं, वो मिले हैं गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से प्राप्त हुए हैं, भारत के आज़ाद होने के पश्चात भी कह लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित भाषाओं में रची गई है, ये आपकी जो है संस्कृत प्राक, संस्कृत प्राक आपकी जो पुस्तक है वहां पर लिखा है संस्कृत वैदिक या संस्कृत प्राक इसको कहते हैं। राइट आंसर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे वो कौन थे, महावीर थे,
प्रसेनजीत थे, बिंबिसार था या अजातशत्रु था? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मगध जो महाजनपद था उसके विकास में आपके लोहे का प्रयोग भारी संख्या में किया गया था। लोहे के प्रयोग से ही मगध का विस्तार हुआ है, ठीक है, उसको विकसित करने में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो जो महाजनपद है मगध, वहाँ का जो पहला शासक हुआ उसका शासक का नाम यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, वो आपका था बिंबिसार। बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? नहीं शब्द लगा है त्रिरत्न में से। बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्नों में से नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा अहिंसा। अहिंसा इसमें सम्मिलित नहीं है। बुद्ध, धम्म, संघ ये सभी सम्मिलित हैं। राइट आंसर यहाँ पर अहिंसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अहिंसा के बारे में किसने कहा था? ये कहा था जैन धर्म के महावीर स्वामी ने। किसी भी जीव की हत्या मत करो, सभी बराबर होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता? राज्यसभा की यहाँ पर बात की गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधायक के सदस्य या विधायक, कौन सा यहाँ पर जवाब होगा? राज्यसभा की बात की गई है और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए कौन कौन व्यक्ति होते हैं मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा विधायक। विधायक क्या होगा? विधायक। राज्यसभा के चुनाव विधायक और लोकसभा में आपके होते हैं सांसद, याद रखिएगा, लोकसभा में सांसद। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और एकात्म, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्म, संसदीय और संघीय, कौन सी अपनाई गई है? राइट जवाब यहाँ पर होगा आपका संसदीय और संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? पॉलिटिकल साइंस का यह क्वेश्चन है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? राइट आंसर आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फटाक से कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? सबसे पहले कौन कमेंट करता है देखते हैं। कौन सा यहाँ पर राइट होगा? 48, 84, 47 या 74? 63 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध का या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अस्पृश्यता का जो प्रथा है वो जो कारण है वो किस मौलिक अधिकार को उल्लंघन करती है? कौन सा यहाँ पर जवाब होगा सही? यहाँ पर सही जवाब होगा समानता के अधिकार को उल्लंघन करती है अस्पृश्यता प्रथा। अगला कहता है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं शब्द आप यहाँ पर देखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब आपको यहाँ पर नहीं शब्द नहीं दिखता है, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, उसके बाद आंसर दिया करो, ठीक है। कौन सा होगा? शिक्षा का अधिकार है आपके भारत के संविधान में, ठीक है, मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध भी है, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आपका नहीं रहा है, हटा दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगला क्या है? अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। क्या? शारीरिक विकलांगता नहीं होगी, लिंग नहीं होगा, जाति यहाँ पर हो जाएगी। क्या होगी? जाति यहाँ पर हो जाएगी। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को दर्शाती है। राइट आंसर यहाँ पर कास्ट होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की बात यहाँ पर की गई, ना कि शपथ की बात की गई। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा राज्यपाल। राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जबकि प्रधानमंत्री की करता है कौन? राष्ट्रपति। जिस प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है उसी प्रकार केंद्र में आपका राष्ट्रपति होता है, बस इतना यहाँ पर समझना था। अगला, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल जो आपका होता है उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा। और राज्यसभा में कौन करता है? विधायक करते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री वाला चुनाव, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 3 इसका हो जाएगा।
आइएगा अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति को पहला नागरिक कहा जाता है भारत का। राज्य का राज्यपाल को कहा जाता है। अगला अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? बस आपके सीटेट एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता नहीं एग्जामिनर क्या देखकर इन लाइनों में डायरेक्ट क्वेश्चन वही पूछता है, किसको क्या नियुक्त करता है, कौन चुनाव करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन जो अब ये जो पेपर है ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018 का। वर्तमान में स्थिति ऐसी नहीं है जैसे इस पेपर की आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल आपका हार्ड लेवल का पेपर आता, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा 18 से 24 तक। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई राज्य का जो नागरिक होता है वो आपका राज्यपाल होता है। साधारण सी बात है जिसको मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, अगला यहाँ पर है, वर्तमान जो लोकसभा 2014 के बाद, मतलब कि ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है, इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। अगला अगला है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब वर्तमान में कौन है? उस वक्त में आपके रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, अगला यहाँ पर, और वर्तमान में आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है इस वक्त में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राजनीतिक दलों के नाम उल्लेख नहीं किया गया है भारत के संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर थर्ड होगा, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा की यहाँ पर बात की गई, किसकी? राज्यसभा की यहाँ पर बात की गई। बड़े ध्यान से आप यहाँ पर देखते चलिए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला अगला यहाँ पर आ चुका है 76, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके थे संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी राजगोपालाचारी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकत्रित करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी? किसने? सभी लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर बात की गई, जिनको भारत का लौह पुरुष कहते हैं। और सरदार की उपाधि इनको बारदोली जो सत्याग्रह है गुजरात में, वहाँ की जो महिलाएं थी उस आंदोलन में उन्होंने ही सरदार की उपाधि इनको प्रदान कर दी थी। अगला अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता? समवर्ती, केंद्र सरकार, राज्य, स्थानीय, केंद्र शासित या स्थानीय सरकार निकाय। राइट आंसर तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एक ही होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर समवर्ती सूची के मामले को काम करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 81, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति की यहाँ पर बात की गई है। राइट जवाब यहाँ पर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन इतिहास से संबंधित पूछा गया है, जो कि क्लास 8 की जो आपकी हिस्ट्री है वहीं से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में जो बंगाल है वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नेतृत्व में? ये था आपका, कौन था यहाँ पर? मुर्शिद जो कुली खान है, यही इसी के नियंत्रण से अलग हो गया। और बंगाल का जो है क्या है? संस्थापक इसी को कहा जाता है, बंगाल का संस्थापक। लिख लो यहाँ पर, महत्वपूर्ण है। बंगाल का जो संस्थापक है कौन, या स्थापना किसने किया? संस्थापक पूछा जाएगा तो संस्थापक याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जो है वो
आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज के शासक को पहचाना नहीं जाएगा। किसने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो सबसे अंतिम ही मुगल सम्राट होंगे? ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग ने कहा। जब आप क्लास 8 की जो है हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, राइट जवाब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? किसने कहा कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, उचित प्रशासन करने की इस पर जरूरत है? किसने ये कथन कहा? बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था? ये जो कथन है ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी, जिसने अवध का विलय कर लिया था। कब? 1857 में। इसने कुशासन के आरोप में, किसके आरोप में? कुशासन, यहाँ पर आपकी लाइन भी दी गई है। ठीक है, तरीके से, गलत तरीके से इसने इसका अधिग्रहण कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति किसने लागू की? विलय नीति पूछा जा सकता है। विलय नीति किसने लागू की? विलय नीति की लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन पर आ जाइएगा। यहाँ पर कानपुर के शासक ने खुद को पेशवा कहा। किसने? नाना साहब। कहाँ पर हैं? नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया था, जो कि कानपुर के शासक थे। और 1857 का जो विद्रोह है उसका जो नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। अगला यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। कारखानों के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? बच्चों को अगर आप कारखाने के विषय में जानकारी प्रदान करना चाहोगे तो सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? क्या कहानी सुनाओगे? नहीं, कहानी नहीं सुनाएंगे। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करोगे, उसको बुलाकर बताओगे बच्चों को? नहीं। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करोगे या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाओगे? जो सबसे उपयुक्त जो विधि होगी यहाँ पर, वो आपकी कौन सी विधि होगी? वो यहाँ पर हो जाएगी आपकी ऑप्शन जो यहाँ पर है, कौन सा? थर्ड वाला, भाई यहाँ पर राइट होगा। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आप करवा लो, बस बच्चे को पता चल जाएगा कि कारखाने में क्या होता है। अगला है ये एडुसेट से क्या अभिप्राय है? मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर है सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी और ग्रह। उसी टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। एडुसेट जो है ये है मतलब कि भारत का निर्मित एक भारतीय मानव उपग्रह है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है आपका एडुसेट। राइट आंसर ऑप्शन 4 ए, मैन मेड इंडियन सैटेलाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 88। पंचवाड़ी बीजक जो रचनाएं हैं ये आपकी किसकी हैं? ये हैं कबीरदास की। किसकी रचना है? कबीरदास की। साखी, सवद, रमैनी। अगला यहाँ पर आ चुका है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ये जो है आपकी, ये है राष्ट्रकूट काल की कृति। किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग याद रखिएगा, दंती दुर्ग। हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान किसने किया था? हृदय गर्भ नामक जो यज्ञ है या अनुष्ठान है उसको किया था दंती दुर्ग। हृदय गर्भ अनुष्ठान ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है, यज्ञ करवा लेता है पंडित से, तो वो क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था, यानी कि क्षत्रिय कहलाने लगता था। इसी प्रकार दंती दुर्ग का उदाहरण देखने को मिलता है आपके इसमें राष्ट्रकूट काल में। ठीक है, अगला यहाँ पर आ चुका है अंतिम क्वेश्चन 90। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? उपनिषद में कौन आस्था रखता है? राइट जवाब यहाँ पर होना चाहिए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज रखता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।